हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अध्याय 2 के विलयन मतलब अध्याय 2 विलयन में अपन द्रव विलयनों के वाष्प दाब का अध्ययन कर रहे थे और इसमें मैंने आप लोगों को विलयन का वाष्प दाब निकालने का तरीका बताया था। देखिए, इसमें मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। इसको हमने विलेय पदार्थ लिया था A और विलायक पदार्थ लिया था हमने B। शुद्ध घटक का वाष्प दाब, ये था आपका P0 A और ये था आपका P0 B। फिर विलयन में मोल भिन्न XA और XB, आंशिक दाब PA और PB। अब बेटा, मैंने आपको बताया था कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो अलग अलग घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। मैंने आपको इसका उदाहरण इस तरह दिया था चित्र के माध्यम से। इसमें एक तो घटक हो गया आपका A, उसकी मोल भिन्न XA। एक घटक हो गया आपका B, मोल भिन्न XB। अब इनकी जो वाष्प बनेगी उसमें घटक A का आंशिक दाब PA और घटक B का आंशिक दाब PB। तो कुल वाष्प दाब का जो मान था PS दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर। ये अपन ने बताया था आपको डाल्टन नियम से। अब इसी के अंदर दूसरा था आंशिक दाब का मान। आंशिक दाब समानुपाती होता है अवयव की मोल भिन्न के। ये बेटा राउले नियम। आंशिक दाब समानुपाती होता है मोल भिन्न। ये बेटा अपना आता है राउले का नियम। अब आंशिक दाब A, घटक A का आंशिक दाब समानुपाती होगा घटक A की मोल भिन्न। घटक B का आंशिक दाब समानुपाती होगा घटक B की मोल भिन्न। अब PA इज इक्वल P0 A XA। इसमें स्थिरांक के रूप में आपका P0 A, क्योंकि शुद्ध घटक का वाष्प दाब जो होता है वो सदैव स्थिरांक राशि होती है। कोई भी पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में है उसका वाष्प दाब सदैव एक स्थिरांक होगा। इसी तरह PB P0 B XB। तो इस प्रकार से कुल वाष्प दाब PS, अब PA का मान रख दीजिए और PB का मान रख दीजिए। PA का मान हो गया आपका P0 A XA और PB का मान हो गया P0 B XB। और इन दोनों का जो योग होता है, आंशिक दाबों का जो योग होता है वो आपका कुल वाष्प दाब के मान के बराबर होता है। आंशिक दाबों का जो योग है वो कुल वाष्प दाब के मान के बराबर होगा। अब बेटा, इसमें दूसरी बात आती है, हमने राउले नियम लगाया। राउले का जो नियम है ये आपका दो स्थितियों में लागू होता है। पहली स्थिति विलयन आपका तनु होना चाहिए और दूसरी स्थिति है कि विलयन में जो दोनों घटक हैं विलेय और विलायक, दोनों परस्पर पूर्णतः मिश्रणीय होने चाहिए। यानी अच्छी तरह से वो आपस में एक दूसरे में मिल जाने चाहिए, तभी राउले नियम लागू होता है। अब बेटा, मेन बात थी इसकी ग्राफ की। ये बात तो मैं आपको कल भी बता चुका था। मेन चीज थी इसमें ग्राफ। देखो, पहले तो मैं आपको राउले नियम का ग्राफ बता रहा हूं। राउले नियम में
वाष्प दाब समानुपाती मोल बिंदु। अब समानुपाती है, इसका अर्थ हुआ मूल बिंदु से सीधी रेखा। तो समानुपाती के संबंध में ग्राफ जो बनता है वो हमेशा मूल बिंदु से सीधी रेखा के रूप में निकलता है। एक बात, ये तो हमने जो ग्राफ बताया आपको किसी एक घटक के लिए ग्राफ है। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं दोनों घटकों का, यानी विलेय और विलायक दोनों को हम एक साथ लेकर के ग्राफ बनाएं, तो देखिए ग्राफ किस प्रकार आएगा। वाष्प दाब मोल बिंदु, वाष्प दाब और मोल बिंदु। अब इसमें घटक ए की मोल भिन्न हमने मानी, इस बिंदु पर मूल बिंदु पर हमने मानी घटक ए की मोल भिन्न 0। अब जैसे जैसे घटक ए की मोल भिन्न बढ़ेगी, घटक ए की मोल भिन्न बढ़ने के साथ साथ उसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। ए की मोल भिन्न के बढ़ने के साथ साथ उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। अब बेटा अधिकतम मोल भिन्न का मान जो है किसी भी पदार्थ के लिए 1 हो सकता है, और मान 1 भी कब हो सकता है, जबकि पदार्थ आपका पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में हो, कोई दूसरा पदार्थ उसमें मिला हुआ ना हो। हमने इस बिंदु पर घटक ए की मोल भिन्न को 0 माना। जैसे जैसे ए की मोल भिन्न बढ़ेगी वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा राउले के नियम के अनुसार, और मोल भिन्न का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो जब मोल भिन्न का अधिकतम मान 1 होता है, इसका अर्थ हुआ पदार्थ हमारा 100% शुद्ध अवस्था में है, और शुद्ध घटक के लिए वाष्प दाब का मान आप पहले मान चुके हैं P0 A। शुद्ध घटक के लिए वाष्प दाब के मान को हमने माना हुआ है P0 A। जब घटक A शुद्ध अवस्था में है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर B पदार्थ मिला हुआ नहीं है। शुद्ध अवस्था में होने का मतलब यही तो हुआ कि पदार्थ B मिला हुआ नहीं होगा। जब पदार्थ B मिला हुआ नहीं होगा तो पदार्थ B की मोल भिन्न क्या हो गई, 0। और इस स्थिति में A की मोल भिन्न 0 है तो B की मोल भिन्न का मान क्या होगा, 1 मान। और B वाला जो ग्राफ है आपका इस प्रकार से जाएगा। तो A के लिए आंशिक दाब P0 A x से, B के लिए आंशिक दाब P0 B x B। अब यहां पर B आपका शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में मोल भिन्न, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हमने व्यक्त कर दिया यहां पर P0 B से। और कुल वाष्प दाब निकालने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। कुल वाष्प दाब निकालने के लिए दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। तो अब यहां पर बेटा कुल वाष्प दाब PS इज इक्वल P0 A x A प्लस P0 B x। ये बेटा कुल वाष्प दाब का मान हमको इस बिंदु पर प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें एक लाइन हमने ऊंची दिखा रखी है, एक लाइन नीची दिखा रखी है, मतलब P0 A ग्रेटर देन P0 B। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप ग्राफ की ये वाली साइड ऊंची रखते, ये वाली साइड नीची रखते, तो उस कंडीशन में P0 A लेस देन P0 B हो जाता है। तो दोनों तरह से इसका ग्राफ बन सकता है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पर, ये द्रव द्रव विलयन का ग्राफ है। एक तो द्रव द्रव विलयन एक बात, और यही ग्राफ जो है आपका आदर्श विलयन का ग्राफ भी कहलाता है। यही ग्राफ आदर्श विलयनों का ग्राफ कहलाता है।
तो आपसे द्रव द्रव विलयनों का ग्राफ कहा पूछा जाए या आपसे आदर्श विलयन का ग्राफ पूछा जाए, दोनों ही स्थितियों में आपको जो है यही समान ग्राफ अपने को प्रदर्शित करना है। तो ये था भाई द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब बेटा इसके बाद में दूसरी स्थिति आती है यहां पर ठोस द्रव विलयन। बेटा ठोस द्रव विलयन का अर्थ हुआ कोई भी ऐसा विलयन जिसमें आपका विलेय पदार्थ ठोस हो और विलायक पदार्थ द्रव हो। अगर विलेय पदार्थ ठोस अवस्था में है और विलायक पदार्थ आपका द्रव अवस्था में है, तो ऐसे किसी भी विलयन को हम नाम दे सकते हैं ठोस द्रव विलयन, जिसमें विलेय आपका ठोस अवस्था में हो और विलायक आपका द्रव अवस्था में हो, तो विलयन कहलाएगा आपका ठोस द्रव विलयन। अब यहां पर शुद्ध घटक का वाष्प दाब P0A, इसमें हमने माना यहां पर हमारा विलेय पदार्थ है A, और विलेय पदार्थ A कैसा है? अवाष्पशील ठोस। अवाष्पशील ठोस का अर्थ होता है कोई भी ऐसा ठोस जिससे किसी प्रकार की कोई वाष्प प्राप्त ना हो, जिस ठोस से कोई वाष्प उत्पन्न ना हो। जैसे आपकी चीनी है, नमक है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये आपके बेटा अवाष्पशील ठोस के उदाहरण हैं। कुछ ठोस वाष्पशील प्रकृति के भी होते हैं, जैसे आपका कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, ये आपके वाष्पशील ठोसों के उदाहरण हैं। फिर अपन दूसरा ले रहे हैं यहां पर विलायक। विलायक हो गया आपका B, और विलायक B के लिए शुद्ध घटक का वाष्प दाब हो गया P0B। यह आपका द्रव रूप में होगा, विलेय पदार्थ आपका ठोस रूप में। फिर विलयन में मोल भिन्न XA और XB। विलयन में मोल भिन्न का मान XA और XB, और आंशिक दाब PA और PB। ये चीजें बेटा अपने को दे रखी है। अब इनकी सहायता से हमें जो है ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब का निर्धारण करना। देखिए अभी अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में विलयन का वाष्प दाब PS निकाला था, और PS के लिए हमने फॉर्मूला लिया था P0A XA प्लस P0B XB। ये फॉर्मूला आपने यहां पर लिया था। अब बेटा थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, इसमें हमारा विलेय पदार्थ जो A है वो एक अवाष्पशील ठोस है, और अवाष्पशील का अर्थ हुआ जिससे कोई वाष्प उत्पन्न नहीं होगी, जिससे कोई वाष्प उत्पन्न नहीं होगी। और बेटा जब वाष्प उत्पन्न नहीं होगी तो फिर वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा भाई? 0। जिस पदार्थ की कोई वाष्प बनेगी ही नहीं उसके वाष्प दाब का मान हो जाएगा भाई 0। तो शुद्ध घटक A का वाष्प दाब क्या हो गया? P0A इज इक्वल 0। अब P0A इज इक्वल 0 किस वजह से?
अवाष्पशील ठोस होने के कारण, अवाष्पशील मतलब जिससे कोई वाष्प उत्पन्न नहीं होगी, वाष्प उत्पन्न नहीं होगी तो वाष्प दाब का मान 0। अब P नॉट ए का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई 0? भाई पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है P नॉट ए एक्स से, और P नॉट का मान 0 है तो 0 का गुणा हो जाएगा, 0 का गुणा हो गया तो ये पूरा का पूरा भाग 0 हो गया। तो अब बेटा PS क्या आएगा, आपका PS का जो मान आएगा यहां पर, PS बराबर हो गया P नॉट बी एक्स बी। PS इज इक्वल हो गया P नॉट बी एक्स बी, और इसमें जो P नॉट बी है, ये P नॉट बी क्या है, स्थिरांक। मैंने आपको बताया था किसी भी शुद्ध घटक का वाष्प दाब किसी भी शुद्ध घटक का वाष्प दाब सदैव एक स्थिरांक राशि होती है। अब हम इस स्थिरांक को अगर हटा दें, स्थिरांक को अगर हम हटा देते हैं तो स्थिरांक को हटाने पर क्या आएगा, यहां पर समानुपात का चिन्ह आएगा, तो PS प्रोपोर्शनल टू XB। तो हम इसका निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, हम इसका निष्कर्ष दे सकते हैं कि किसी अवाष्पशील ठोस युक्त विलयन, किसी अवाष्पशील ठोस युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक पदार्थ की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक पदार्थ की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। अब विलायक की मूल भिन्न के समानुपाती क्यों है भाई, क्योंकि विलेय पदार्थ तो हमारा ऐसा है जिससे कि कोई वाष्प बनेगी नहीं। जब विलेय पदार्थ से वाष्प बनेगी नहीं तो विलयन के वाष्प दाब में उसका कोई योगदान नहीं होगा। तो इसके कारण से हम कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब किसी भी अवाष्पशील ठोस युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक पदार्थ की मूल भिन्न के समानुपाती है। अब बेटा इसके बाद में हम इसमें आगे और परिवर्तन कर सकते हैं। देखो हमारा मुख्य समीकरण था PS इज इक्वल P नॉट बी एक्स बी। अब इसमें PS तो PS ही रहेगा, लेकिन जो P नॉट बी है, P नॉट बी को हमने यहां पर मान लिया P नॉट, एक ही चीज अलग नहीं है, लेकिन हम उसको P नॉट बी को P नॉट बी से व्यक्त ना करके P नॉट से व्यक्त कर रहे हैं। इसको हमने माना है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये जो है P नॉट जो है यहां पर वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहलाता है। और XB है यहां पर विलायक की मोल भिन्न, और विलायक की इस मोल भिन्न को हम यहां व्यक्त कर रहे हैं X विलायक से। B ना लिख करके हमने उसको क्या लिख दिया, X विलायक। मतलब मान सब सारे मान वही के वही हैं, केवल लिखने का तरीका हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जिससे कि हम एक यहां पर एक विशेष प्रकार का सूत्र जो है प्राप्त हो सके। अब देखिए आपका PS इज इक्वल P नॉट B के स्थान पर हमने कर दिया P नॉट, और XB के स्थान पर हमने कर दिया X विलायक। P नॉट B के स्थान पर P नॉट और XB के स्थान पर हमने लिखा X विलायक। अब पक्षांतरण किया, P नॉट नीचे आ गया, X विलायक। और अब हम दोनों साइडों को एक में से माइनस कर दें, 1 माइनस PS अपॉन P नॉट और 1 माइनस
एक्स विलायक, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और 1 माइनस एक्स विलायक। अब बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका पी नॉट, तो ये आएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस, और 1 माइनस एक्स विलायक का मतलब हो गया एक्स विलेय। 1 माइनस एक्स विलायक का अर्थ हो गया एक्स विलेय। अब बेटा दूसरी बात यहां आती है, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एक्स विलेय। और इनको हम क्या कहते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट या डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसको आपने एक नाम दिया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय पदार्थ की मूल बिंदु। ये बेटा राउले का अगला नियम हो गया, तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, राउले के नियम के अनुसार, राउले के नियम के अनुसार जब किसी अवाष्पशील ठोस को घोलकर विलयन बनाया जाए, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को, दो शर्तें हो गई, अवाष्पशील भी हो और विद्युत अनपघट्य भी हो, तो जब किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ की मूल भिन्न के बराबर होता है। जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलकर विलयन बनाएं तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ की मूल भिन्न के बराबर होगा। इसे हम राउले का नियम भी कहते हैं। एक बार हम इसको देखिए दोबारा, ठोस द्रव विलयन है, विलेय पदार्थ हमारा अवाष्पशील ठोस, विलायक पदार्थ द्रव, शुद्ध घटक ए, उसका वाष्प दाब पी नॉट ए, बी वाष्प दाब पी नॉट बी, मूल भिन्न का मान एक्स ए, मूल भिन्न का मान एक्स बी, आंशिक दाब पी ए, आंशिक दाब पी। अब हमने इसमें अवाष्पशील होने के कारण से पी नॉट ए का मान 0 लिखा। अवाष्पशील का मतलब जिसकी कोई वाष्प नहीं बनेगी, जब वाष्प बनेगी नहीं तो वाष्प दाब का मान 0 हो गया। तो विलयन के वाष्प दाब को निकालने का फॉर्मूला भी अपन इससे जस्ट पहले निकाल चुके हैं, पी एस इज इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जिसमें पी नॉट ए आपका 0 था अवाष्पशील होने के कारण। तो जब पी नॉट ए का मान 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बचा आपका पी एस इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, और इसमें भी पी नॉट बी आपका स्थिरांक है। किसी भी शुद्ध घटक का वाष्प दाब, किसी भी शुद्ध घटक का वाष्प दाब सदैव एक स्थिरांक राशि होती है, तो हम इसमें समानुपात का चिन्ह लगा दें तो पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी किसी अवाष्पशील ठोस युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक पदार्थ की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी विलायक की मात्रा बढ़ती जाएगी, विलयन का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, जो पी नॉट बी था उस पी नॉट बी को हमने केवल पी नॉट से व्यक्त कर दिया। अंतर कुछ नहीं है, केवल हम लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। पी नॉट बी को हमने यहां पर कर दिया पी नॉट, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। एक्स बी जो कि विलायक पदार्थ की मूल भिन्न है, उसको हमने सीधे लिख दिया एक्स विलायक। अब मान रख लीजिए, पी एस की जगह पी एस, पी नॉट बी की जगह पी नॉट, एक्स बी की जगह आपका एक्स विलायक। अब हमने पी नॉट का पक्षांतरण किया, अपॉन में आ गया। दोनों साइडों को, दोनों पक्षों को हमने एक में से माइनस किया। एलसीएम पी नॉट हल करने पर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, और 1 माइनस एक्स विलायक करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स विलेय। अब पी नॉट माइनस पी एस डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल एक्स विलेय, और इसे या इसे अपन कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय पदार्थ की मूल भिन्न के।
तो इस तरह राउले नियम, ये आपका राउले का अगला नियम आ गया। और अगर आपसे एग्जाम में राउले नियम पूछा जाएगा तो यही वाला नियम अपने को बताना भी है। तो राउले नियम के अनुसार जब किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलकर विलयन बनाया जाता है, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ की मूल भिन्न के बराबर होता है।